तेतरिया खांड कोल परियोजना पर फिर बढ़ा विवाद। झामुमो नेता का बड़ा आरोप, हाई कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत 24। लातेहार की तेतरिया खांड कोल परियोजना को लेकर एक बार फिर सियासत और विवाद तेज हो गया है। जिला मुख्यालय लातेहार में तेतरिया खांड रैयत और विस्थापित मंच की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता सौरभ श्रीवास्तव ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि आर्थिक लाभ कमाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट ने केवल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए हैं, न कि हाईवा के माध्यम से कोयला उठाव की अनुमति। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना संचालित करने वाली कंपनियों ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तय कई महत्वपूर्ण शर्तों का पालन नहीं किया। वन्य जीव संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और गार्ड वाल निर्माण जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर लगातार खनन कार्य जारी रखा गया। सौरभ श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि क्षेत्र में वन्य जीवों, खासकर लकड़बग्घों की मौत के मामले गंभीर चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित और विस्थापित युवाओं को डराने, धमकाने और झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विस्थापित और प्रभावित लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस प्रेस वार्ता के बाद तेतरिया खांड कोल परियोजना को लेकर इलाके में चर्चाएं और तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर प्रशासन और संबंधित कंपनियों की ओर से क्या प्रक्रियाएं सामने आती है। और आप देख रहे हैं आर भारत 24। जब कोई परियोजना प्रारंभ होती है तो उस समय आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का क्लियरेंस लेना था और तमाम तरह के क्लियरेंस लेने होते हैं। तो जब तेतरिया खाड़ की यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई, उस समय भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और भी तरह के परमिशन क्लियरेंस लिए गए। सबसे बड़ी बात है कि अगर यह परियोजना संचालित हो रही है जिससे हजारों परिवारों की जीविका जुड़ी है, तो उन सभी शर्तों को, उन सभी मानकों को मानते हुए ही यह परियोजना चलनी चाहिए थी। अब आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसमें 18 शर्तें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने रखा था। मैं सबसे पहले तो सरप्राइज हूँ कि उन 18 में से ज़्यादातर, या यूँ कहें कि 18 के 18 शर्तों का कभी अनुपालन ही नहीं हुआ। उसके बाद भी जो कंपनी, इस पर संबंधित कंपनी काम कर रही है, वो यहीं के नागरिकों को, यहीं के युवकों को डरा रही है, धमका रही है। मैं बिंदुवार आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। सबसे बड़ी बात कि इस परियोजना के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि 0.85 हेक्टेयर की जो जमीन है वो फॉरेस्ट के लिए सुरक्षित और संरक्षित होगी। ऐसा नहीं हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि 52.4 हेक्टेयर जमीन पर माइनिंग की गतिविधियां नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट है। वहां पर ओवरबर्डन डंप किया गया और माइनिंग की गतिविधियां हुई। इस परियोजना के पीक प्रोडक्शन की लिमिट 2.5 मेट्रिक टन पर एनम तय कर दी थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, क्योंकि जो कोयले का सीम होता है, अगर आप उससे ज़्यादा खनन करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर उसका गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं और बहुत दुष्प्रभाव होता है। तो जब 2.5 मेट्रिक टन का ही प्रोडक्शन था, उसके लिए ट्रक मोड से उसको ट्रांसपोर्ट करने का परमिशन दिया गया। और जो हाईवा परिचालन की बात आती है वो इसलिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जो 2.5 मेट्रिक टन, वो भी पीक पर 0.5 मेट्रिक टन से यह प्रोडक्शन शुरू होता है। और चूंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं होती, इसलिए मैं बहुत ही साधारण शब्दों में यह इंटरप्रिटेशन कर देना चाहता हूँ कि जब पीक प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन होता है, वहां पर जितने ट्रक इस ट्रांसपोर्टेशन में लगे वो कर सकते हैं, तो फिर हाईवा परिचालन की बात ही नहीं होती है। दूसरी चीज की वहां पर 2 नाले हैं। झारखंड एक प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और अगुआ दिसुम अगुआ राज्य में हम कहीं भी प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वहां 2 नाले हैं और एक भूतिया नाला है और एक और नाला है। उनके संवर्धन की बात कही है क्योंकि वही उस पूरे क्षेत्र के भूजल स्तर के लिए जिम्मेदार नाला है। लेकिन अभी तक उन नालों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उस आदेश में यह कहा गया है कि 1.5 मीटर का ऊंचा गार्ड वाल, ताकि उसमें स्लिटिंग ना हो, वो बनाने की आवश्यकता है। आप सब उस परियोजना में गए हैं लेकिन वहां पर कोई गार्ड वाल नहीं बनाया गया, तो वो भी उस शर्त का उल्लंघन है। दूसरी चीज की वहां पर कैच ड्रेन और सिल्टेशन पॉन्ड की बात कही थी, क्योंकि जब आप कोयले का खनन करते हैं तो बहुत तेजी से क्षय होता है वहां पर मिट्टी का, लेकिन वो भी काम वहां पे नहीं हुआ। उसमें चूंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था, 2.5 मेट्रिक टन ही होना था और वो ट्रकों के माध्यम से करना था, लोगों को रोजगार और जीविका देना मुख्य उद्देश्य था इस परियोजना का। इसलिए कभी भी वहां हाईवा परिचालन की बात नहीं है। वो कॉपी मैं भी प्रेस के साथ साझा कर दूंगा। सारे अप्रोच रोड, चाहे इंटरनल हो, चाहे कॉलोनी के हो, चाहे परियोजना के अंदर हो, वो सारे काले सड़क होने चाहिए थे, कोलतार के बने हुए। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वहां पर कोलतार के सड़क की बात तो छोड़िए, वहां सड़क ही नहीं है, तो वो भी उस परियोजना का उल्लंघन है। डस्ट जनरेशन वाले जितने भी साइट से वहां पर पौधा रोपने, जंगल लगाने की बात कही गई थी, वो भी आज तक नहीं हुआ। एक और सबसे चौंकाने वाली बात है कि वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के इस पेपर में, जो मैं आप लेके आया और आपके साथ साझा करूंगा। इसमें यह कहा गया था कि पूरे अप्रोच रोड पर और जहां तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहां तक वाटर स्प्रिंकलिंग किया जाए ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। वो भी काम नहीं हुआ।
जैसा आपको पता है कि तेतरिया खाड़ का पहला फेज बंद हो चुका है, माइन क्लोजर रिपोर्ट हो चुका है। माइन क्लोजर के जो प्लान होते हैं कि माइन क्लोजर के बाद उस जमीन का क्या, उस पूरे क्षेत्र का क्या, वहां पर कितना फॉरेस्टेशन किया जाएगा, वो क्लॉज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बहुत सख्ती के साथ अपने इस दस्तावेज में जो जनरल मैनेजर सेंट्रल कोलफील्ड्स को लिखा है उसमें मेंशन किया था, उसका भी अनुपालन नहीं हुआ। आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रोचक तथ्य बताता हूं कि यह जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वन्य प्राणी हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा और चिल और गिद्ध वल्चर्स जिसको कहते हैं, उनके लिए विशेष बजट का प्रावधान था।